नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप इस सीरीज को लगातार देखते हैं तो इस क्लास में आपको ये सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे, तो याद करने की भी टेंशन नहीं है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ की बात कर रहा था, तो लखनऊ जो नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से नेतृत्व। अगर आपसे पूछे कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, ये भी पूछा जाता है। तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने कानपुर से नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके विद्रोह का कारण क्या था, इसके विद्रोह का क्या कारण था, आखिर क्यों विद्रोह किया जा रहा था। तो इसके विद्रोह का बहुत सारे कारण थे, जिसमें से मुख्य कारण थे जो बंदूक लाए गए थे उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस का इसमें प्रयोग था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था। सर्वप्रथम मतलब फांसी पे किसे चढ़ाया गया था, या फिर सर्वप्रथम आपसे पूछ ले कि बलिदान किसने दिया था। तो सर्वप्रथम बलिदान जो है मंगल पांडे ने दिया था। किसने? मंगल पांडे ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 पे। इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग का काल समय इस समय चल रहा था। और 1857 के अगर आपसे पूछे कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था, प्रतीक भी पूछे जाते हैं। तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था इसका प्रतीक? कमल और रोटी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन भी साथ में करते चलते हैं। तो देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगर आपसे पूछे कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो कानपुर से नेतृत्व किए थे तात्या टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। और इस समय जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें विरोध का कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का इसमें प्रयोग किया जा रहा था। इस वजह से हिंदू मुस्लिम सब लोग इसमें विद्रोह किए थे। ठीक, और सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? तो सर्वप्रथम बलिदान देने वाले मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। और 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो लाल किले में मोती मस्जिद बनवाने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। किसने बनवाया था? औरंगजेब को जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछेगा अब औरंगजेब के बारे में कुछ चीजें, जैसे औरंगजेब की कौन सी उपाधि थी। तो औरंगजेब की उपाधि, इसकी बादशाह की भी उपाधि थी औरंगजेब की, और गाजी की भी उपाधि थी। औरंगजेब की उपाधि बादशाह की थी और गाजी की। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर। और कई जगह आपको मिलेगा इसे आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर भी इस पूछे किस शासक को कहा जाता है, तो औरंगजेब को भी आलमगीर ही कहा जाता है और औरंगजेब को। तो अगला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर, जो सिखों के तेग बहादुर, जो सिखों के किस नंबर के गुरु थे? तेग बहादुर की बात करें, तेग बहादुर ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। और तेग बहादुर की हत्या पूछा जाता है एग्जाम में, किसने करवाया था? तो कि तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने की वजह से करवा दिया था। और अगला प्रश्न है कि आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनाया था। अगर आपसे पूछे कहाँ बनवाया था बीबी का मकबरा, तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। और औरंगाबाद कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। आप लोग आपसे पूछे कि लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था। अगर लाल किले में पूछे मोती मस्जिद तो औरंगजेब इसका जवाब हो जाएगा।
औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक, और इसकी उपाधि क्या थी औरंगजेब की, तो इसे इसकी बादशाह की भी उपाधि थी और गाजी की उपाधि थी। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें नंबर के गुरु हैं, उनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने की वजह से। ठीक, और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद का नया नाम हो चुका है संभाजी नगर। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसने बनवाया था, तो इसे औरंगजेब ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा कौन सा एक अर्धचालक है, तो देखिए अर्धचालक, तो अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक तो कई हैं लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ये दोनों अर्धचालक हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये दो अर्धचालक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे पूछे सिलिकॉन आया है, तो अगर आपसे पूछे कि विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो विश्व में सिलिकॉन वैली, डब्ल्यू फॉर विश्व, वर्ड, यानी कि सिलिकॉन वैली विश्व में किसे कहा जाता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैलिफोर्निया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कैलिफोर्निया को कहा जाता है। और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, अमेरिका में, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे, बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। और इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अर्धचालक यानी कि चालक की बात हो ही रही है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो बिजली का आपसे पूछे कि सबसे अच्छा चालक क्या है, तो बिजली का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। क्या है, चांदी है बिजली का सबसे अच्छा चालक। ठीक, तो देख लेते हैं, रिवीजन कर लेंगे। आपसे पूछे कि कौन सा अर्धचालक है, तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। और बात करते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन वैली विश्व में कैलिफोर्निया शहर को कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के डिवाइसेस को बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। ये सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है जो कि कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है। ये सिलिकॉन वाली चीजें जो सिलिकॉन से आईसी चिप वगैरह बनाई जाती है कंप्यूटर की, वो वहां पे स्थित है। ठीक, और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। ये सबसे ज्यादा डेवलप है आईटी सेक्टर में। तो आप बात करते हैं, इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है, स्पेस सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है बिजली का सबसे अच्छा चालक, इलेक्ट्रॉनिक शहर। और इसे स्पेस सिटी भी कहा जाता है, भारत का स्पेस सिटी भी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ये भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी तरह और भी वीडियो पाते रहे। अगर आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ वहां पे आप जाके रीड कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने, और उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है। देखिए चिल्का झील इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। और चिल्का झील क्यों ही पूछा गया, तो चिल्का झील के बारे में तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे ये खारे पानी, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील की बात करें तो ये खारे पानी की जो है, खारे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी एक विशेषता ये हो गई कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील। दूसरी विशेषता है कि ये एक लैगून झील का उदाहरण है। कैसे झील का उदाहरण है, ये लैगून झील का उदाहरण है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला बात है ये स्थित कहाँ पे है, तो लोकेशन अगर पूछे, स्थित इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये स्थित कहाँ पे है। तो देखिए स्थिति की बात करें तो स्थिति आप लोग इसका जान लेंगे कि ये महानदी और गोदावरी के बीच में है। कहाँ पे, महानदी के मुहाने एंड गोदावरी नदी के मुहाने के बीच में है। गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, दोनों के बीच में, दोनों के मुहाने के बीच में ये इसका लोकेशन पड़ता है। और स्थित कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं भारत की ये पहली रामसर साइट है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली रामसर साइट क्या है, भारत की पहली रामसर साइट, तो भारत की पहली रामसर साइट क्या है, चिल्का झील है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। अगर आपसे पूछे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य
मंदिर, तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी कहाँ पे स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इतनी चीजें उड़ीसा से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और ये लैगून झील का उदाहरण है। स्थित कहाँ पे है, महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है इसका लोकेशन। और भारत की पहली रामसर साइट क्या है, तो भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है। बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या है, एनीमिया रोग होता है लौह की कमी से, जिसे रक्तहीनता या फिर रक्तहीनता भी कहते हैं या फिर रक्ताल्पता भी कहते हैं। तो अब एनीमिया रोग बारे यहाँ पे एनीमिया रोग के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे शरीर में होता है लाल रक्त कण, लाल रक्त कण जिसे क्या कहते हैं, लाल रक्त कण को आरबीसी कहते हैं। आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। और यहाँ पे लाल रक्त कण की कणिका में क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक, एनीमिया रोग होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें एक लौह यौगिक पाया जाता है। इसके बारे में भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है, तो इसमें हिमैटिन पाया जाता है, हिमैटिन। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे, लौह यौगिक हिमैटिन नामक पाया जाता है। और इस रक्तहीनता रोग में या फिर एनीमिया रोग में इसमें आरबीसी का पूछा जाता है आकार कैसा हो जाता है, तो इसमें आरबीसी का आकार जो है हंसियाकार हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आरबीसी का आकार हंसियाकार या फिर चंद्राकार हो जाता है, चंद्राकार। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग इस तरह का शेप आप लोग ध्यान रखेंगे, मन में इस तरह का हो जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं आरबीसी का। आरबीसी का आपसे पूछ ले कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना वर्ष होता है, सॉरी कितना दिन होता है, तो ये 120 दिन होता है, लगभग 120 दिन इसका जीवन काल होता है। तो इतनी चीजें, मुख्य चीजें आप लोग याद रखेंगे। लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक, और इसे रक्तहीनता भी कहते हैं। लाल रक्त कण में क्या होता है, इसमें इसे कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और इसमें होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण इसमें लाल रंग होता है। और बात करते हैं लौह यौगिक कौन सा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार इसमें एनीमिया रोग में आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है या फिर चंद्राकार, आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्राकार भी हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे रज्मनामा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रज्मनामा कहते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद को। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और महाभारत के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। कौन है, महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि किसके काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जो है, महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किसके काल में हुआ था, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो अकबर के समय में हुआ था, अकबर के समय में हुआ था। और इसके किसने किया था, तो फैजी के नेतृत्व में। अगर आपसे पूछे कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये देखिए इसका फारसी अनुवाद करने वाले कौन थे, तो फैजी के नेतृत्व में किसने किया था, यहाँ पे फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फैजी नेतृत्व करता थे। कहीं कहीं पे जवाब फैजी ही मिल जाता है, लेकिन फैजी के नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें 3-4 कई राइटर थे और ये सभी मिलके फैजी के नेतृत्व में आप लोग ध्यान रखेंगे बदायूनी ने किया था, क्योंकि बदायूनी ऑप्शन में ज्यादा मिलता है। और कई सारे इसमें राइटर थे, 3-4 राइटर थे, तो इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। और महाभारत का आपसे पूछ ले कि अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य नाम भी क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता भी है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछ ले क्या है, तो वो है क्या, महाभारत आपका।
महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि महाभारत में फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है, तो रज्मनामा कहलाता है महाभारत का फारसी अनुवाद। और महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है महाभारत के रचयिता। अगर आपसे पूछे कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था, तो इसके शासनकाल में किसके, वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, अगर आप पूछे तो फारसी अनुवाद जो है फैजी के नेतृत्व में, फैजी एक राइटर खुद थे और इसके नेतृत्व में बदायूनी ने किया था, बदायूनी ने फैजी के नेतृत्व में किया था। और महाभारत का अन्य नाम आपसे पूछे क्या है, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कौन सा है, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन सा जल जनित रोग है, तो जल जनित रोग है, जैसे कई रोग हैं जल जनित रोग, जैसे डायरिया हो गया आपका जल जनित रोग है, जल में विषाणु फैलते हैं उसकी वजह से होता है। हैजा रोग जल जनित रोग है। और बात करते हैं पेचिस भी जल जनित रोग है, दूषित जल पीने से पेचिस हो सकता है। और टाइफाइड भी जल जनित रोग है, टाइफाइड भी आपका कैसा रोग है, जल जनित रोग है। ठीक, तो अब बात करते हैं वो डायरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये पूछा जाता है कि किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डायरिया रोग में इसमें आंत प्रभावित हो जाते हैं। क्या, आंत प्रभावित हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि हैजा और टीबी के जो जीवाणु होते हैं उसकी खोज किसने की, हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, तो हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज की बात करें तो इसकी खोज करने वाले कौन है, रॉबर्ट कोच किए थे हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछे कि हैजा किसके वजह से फैलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हैजा अगर आपसे पूछे कि किसके वजह से फैलता है, तो ये घरेलू मक्खी के वजह से फैलता है। किसके कमी से, घरेलू मक्खी के वजह से हैजा फैलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड में भी आंतें प्रभावित होती हैं। कौन सी, क्या प्रभावित होती हैं, आंतें प्रभावित होती हैं। इतनी चीजें तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा जल जनित रोग है, तो देखिए डायरिया भी, हैजा भी, पेचिस भी और टाइफाइड भी, ये सभी जल जनित रोग है, यानी कि दूषित जल के सेवन से हो सकता है। डायरिया रोग में प्रभावित अंग होता है आंत, हैजा फैलता है घरेलू मक्खी से, और टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टाइफाइड में आंतें प्रभावित हो जाती हैं। हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, तो हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। और इनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे। कौन, आनंद मोहन बोस भी थे। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे, कौन कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन का जो है उसका आगे चल के कांग्रेस में विलय हो जाता है। किसमें, कांग्रेस में विलय हो जाता है। और आपसे पूछेगा कि कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस बना था और कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किया था और 1886 में इसका विलय हो गया था। और आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ब्रिटिश जो इंडियन एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसको पूछा जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कौन, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थापना हुई थी, तो कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछे कि दलित वर्ग एसोसिएशन के संस्थापक, दलित वर्ग एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, अपने BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे और इनके साथ आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों ने किया था। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी और कांग्रेस में आगे चल के विलय कब हुआ था, इसको 1886 में कांग्रेस में मिला दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। और दलित वर्ग एसोसिएशन ध्यान रखेंगे, BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो एक गिलास पानी में 0 कैलोरी, यानी कि ऊर्जा ही नहीं होती एक गिलास पानी कैलोरी में। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे ऊर्जा का माप किसमें किया जाता है। आपसे पूछे कि ऊर्जा का
माप किस में करते हैं? तो ऊर्जा का जो माप है वो कैलोरी में करते हैं। किस में करते हैं? कैलोरी में ऊर्जा का माप। अगर आपसे पूछे कि एग्जाम में पूछा गया, हालांकि इस वजह से बता रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि खाद्य तो अगर आपसे पूछे कि खाद्य ऊर्जा का माप किस में किया जाता है? खाद्य ऊर्जा का माप किस में किया जाता है? तो खाद्य ऊर्जा का माप भी किस में किया जाता है? कैलोरी में किया जाता है। खाद्य ऊर्जा का भी माप कैलोरी में किया जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों। अगर आपसे पूछे कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में, 1 कैलोरी में, पहले जूल ही देख लेते हैं। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी। अगर आपसे पूछे कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कितना? 4.2 जूल 1 कैलोरी में होता है। ठीक। और आपसे पूछे कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा जो है 1 किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी होता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, परिणाम की जरूरत हो और दिशा की जरूरत ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अगर एक प्रश्न है कि 1 गिलास पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा, अगर बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग 0 कैलोरी बताएंगे। और ऊर्जा का माप किस में किया जाता है? कैलोरी में। अगर आपसे पूछे कि खाद्य ऊर्जा का माप किस में किया जाता है, तो भी कैलोरी बताएंगे। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी। ऊर्जा का जो अदिश राशि है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। और ये वाला जो अधिवेशन है 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक। 1885 में, और ये मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन था। और बात करते हैं दूसरे वाले अधिवेशन में, तो दूसरा वाला अधिवेशन कब होगा? 1886 में होगा। और ये वाला दूसरा अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें अध्यक्ष बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बने थे। और इनकी विशेषता क्या थी? ये पहले कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कैसे? पहले का पारसी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चार अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे। चौथा वाला जो तीसरा वाला अधिवेशन है वो 1887 में हुआ था। और ये हुआ था कहाँ पे? आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। तीसरा वाला हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें अध्यक्ष बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयब। कौन बने थे इसमें अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनकी विशेषता क्या थी? ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कौन बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब 1887 में मद्रास अधिवेशन में। अगर आपसे पूछे कि जो चौथा वाला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था। और ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इसमें अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। कौन? इसमें जॉर्ज यूल अध्यक्षता किए थे। और ये इनकी विशेषता क्या थी? ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। 1885 में अधिवेशन हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक। और बात करते हैं कांग्रेस के जो दूसरी वाली बैठक है 1886 में हुआ, कोलकाता में हुआ। इसमें अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछे कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तीसरा वाला जो बैठक है 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ। और इसमें अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब। और इसमें कांग्रेस के आपसे पूछे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बने बदरुद्दीन तैयब। और चौथा वाला जो बैठक है 1888 में इलाहाबाद में हुआ। और इसकी अध्यक्षता की ये कौन? जॉर्ज यूल। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो नीला है प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। किसके कारण से? प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। और आपसे पूछेगा कि अब सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक जो है प्रकीर्णन यानी कि बिखराव किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें
ये होता है आपका, यहाँ पे मात्रा लगेगा। सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, किसका? बैगनी रंग का। और आपसे पूछे कि सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल रंग का होता है, लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक, अब बात करते हैं उष्मा के बारे में। यहाँ पे उष्मा के बारे में थोड़ी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उष्मा के बारे में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि उष्मा का अच्छा परावर्तक कौन होता है, क्या होता है, अच्छा कौन सा रंग होता है? उष्मा का अच्छा परावर्तक कौन सा रंग होता है? तो उष्मा का अच्छा परावर्तक जो है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सफेद रंग होता है। इस वजह से गर्मी में लोग सफेद रंग के कपड़े अधिक पहनना पसंद करते हैं। और उष्मा का बुरा परावर्तक कौन होता है, यानी कि ज्यादा उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, तो बुरा परावर्तक होता है काला रंग। काला रंग बुरा परावर्तक होता है, परावर्तक होता है। इस वजह से काला रंग गर्मी में लोग पसंद नहीं करते ज्यादा पहनना। और आपसे पूछे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, बताइए। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में छाप के हमें बताइए। तो टमाटर का रंग लाल जो है लाइकोपीन की वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। तो देखिए, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण से दिखाई देता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल रंग का होता है। उष्मा के बारे में थोड़ी चीजें, जैसे उष्मा का अच्छा परावर्तक कौन है, तो उष्मा का अच्छा परावर्तक सफेद रंग है। लेकिन आपसे पूछे कि बुरा परावर्तक कौन है उष्मा का, तो काला रंग है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से क्या होता है, टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, इसका नाम है मुखरैला मिट्टी। क्या है, मुखरैला मिट्टी लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी पाई जाती है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, और इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो इसकी जो प्रकार है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, और एक होता है आपकी, दो प्रकार होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कैसी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक, और नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, मुखरैला मिट्टी इसका अन्य नाम है। और बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है। अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और जो है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगर आपसे पूछे कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। बात करते हैं कौन सा एक तना का उदाहरण है। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सभी तना का उदाहरण है। अब जड़ का उदाहरण नहीं बताएंगे। जैसे प्याज हो गया, ये सारे तना का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि जो आलू जो है, ये भी पूछा जाता है कि रूपांतरित मतलब तना का उदाहरण कौन सा है, तो ये रूपांतरित तना का एग्जाम्पल क्या है, रूपांतरित तना का एग्जाम्पल आलू है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि जड़ का एग्जाम्पल क्या है, जड़ का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए गाजर जो होता है उस जड़ का मतलब एग्जाम्पल होता है गाजर। और मूली भी जड़ का एग्जाम्पल होता है। गाजर, मूली, ये सभी क्या होते हैं, जड़ होते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अमरबेल क्या है,
अमर बेल के बारे में आपसे पूछे कि अमर बेल क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूर्ण तना परजीवी होता है। क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है, यानी कि ये परजीवी होता है, तना पे ये अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तना पे ही फैलता है। अमरबेल का पेड़ आप लोग देखते होंगे, इसको कस्कुट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कस्कुट भी कहा जाता है। तो इन चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए, एक तना का उदाहरण कौन है? कौन एक तना का उदाहरण है? जैसे आलू भी तना का एग्जाम्पल है, अदरक भी तना का एग्जाम्पल है, और प्याज भी तना का एग्जाम्पल है। और बात करते हैं जड़ का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो जड़ का जो एग्जाम्पल है, गाजर है, मूली, ये सभी जड़ होते हैं। ठीक, अमरबेल क्या होता है? अमरबेल एक पूर्ण तना परजीवी होता है। अमरबेल को कस्कुट भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक, गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। और आपसे पूछे कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा है, सबसे छोटी। और बात करते हैं, और सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला देश आपसे पूछ ले कौन सा है, तो कनाडा है सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। अब बात करेंगे हम लोग गुजरात के बारे में। आपसे पूछे कि गुजरात के सीएम कौन है, तो भूपेंद्र या पटेल हैं। मतलब गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और गुजरात के बारे में कुछ, जैसे आपसे पूछे कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है, अशोक ने बनवाया था। और आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पे? ये भी आपके गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर भी कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। तो अब बात करते हैं कांडला पत्तन की। तो कांडला पत्तन आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो कांडला पत्तन जो है ये कच्छ की खाड़ी में बना हुआ है। कच्छ की खाड़ी पे बना हुआ है, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी भी कहाँ पे है? गुजरात में। तो इतनी चीजें पॉइंट आप लोग गुजरात से याद रखेंगे। तो देखिए, इसकी सर्वाधिक लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबा वाला तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? गोवा की। और सबसे छोटा लंबी तटरेखा वाला राज्य देश पूछे कौन सा है, तो कनाडा हो जाएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला देश। इसकी विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ठीक, और गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है गुजरात के सीएम। और वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपकी गुजरात में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कांडला पत्तन भी कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? देखिए, कांसा की बात करें तो ये तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। तांबा और टिन का। वहीं आपसे पूछ ले कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल। तो इसमें मिलाया जाता है तांबा प्लस जस्ता। तांबा और जस्ती की ये मिश्र धातु होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो टाका धातु होती है, टाका यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन वाले लोग जो टाका धातु होती है, या फिर सोल्डर, ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये जो है मिश्र धातु होती है आपकी, जो टाका लगाने के लिए यूज करते हैं या तार वगैरह जोड़ने के लिए। तो ये टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है। जो टीवी वगैरह बनाते हैं, टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है, जिसे रांगा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। अगर आपसे पूछ ले कि स्टेनलेस स्टील के बारे में, तो स्टेनलेस स्टील में किस किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्रोमियम का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में, और निकल का यूज किया जाता है, क्रोमियम और निकल का। वहीं आपसे पूछ ले कि वो जर्मन सिल्वर बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? जर्मन सिल्वर में। तो जर्मन सिल्वर में आप लोग ध्यान रखेंगे तांबा भी यूज होता है, इसमें जस्ता भी यूज करते हैं जर्मन सिल्वर बनाने में, और क्रोमियम तो निकल तो यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि कांसा किसका मिश्र धातु? कांसा पूछे तांबा और टिन का मिश्र धातु। पीतल पूछे तो तांबा और जस्ता, इसमें तांबा और जस्ता, इसमें तांबा और टिन। और आपसे पूछे कि टाका जो धातु होता है, टाका धातु या फिर सोल्डर, ये किस चीज का सोल्डरिंग करने के लिए? इसमें टिन और सीसा का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील किसे बनता है? क्रोमियम और निकल को मिला के स्टेनलेस स्टील मिलते हैं। और जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, जस्ता और निकल
जर्मन सिल्वर मिला के बनाते हैं, सिल्वर इसमें नहीं होता है। ठीक, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो देखिए आत्मकथा फारसी में लिखने वाले हैं जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा, जिसको बचपन का नाम क्या था? सलीम। और इनकी जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी है। क्या है? तुजुक ए जहांगीरी इनकी आत्मकथा है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बाबर का आत्मकथा, बाबर भी तो अपना आत्मकथा लिखा था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखी? तो ये बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा है। क्या? बाबरनामा। आपसे पूछे किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और इसमें किसके भाषा में लिखा गया था? तो इसमें तुर्की भाषा में, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो इतनी चीजें, ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके दरबार में कौन रहते थे? इनके दरबार में जो टॉमस मुनरो रहते थे। कौन? इनके दरबार में टॉमस मुनरो आए थे। इनके दरबार में टॉमस मुनरो आए। और टॉमस मुनरो ये एक अंग्रेज यात्री था, अंग्रेज यात्री था। और ये कब आया था? ये 1615 में आया था। ये इनके दरबार में 1615 में आया था। और जहांगीर के बारे में बात करें, इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है। और मेहरुन्निसा भी है, मेहरुन्निसा और नूरजहां दोनों। ठीक, न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए भी किसे जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए। ठीक, और इसने अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो इसने जो आत्मकथा थी अपनी फारसी में लिखा था, जहांगीर ने फारसी में लिखा था। इसको सलीम भी कहा जाता है, इसके बचपन का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। जबकि बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, और इसे बाबर ने किस भाषा में लिखा? इसे तुर्की भाषा में लिखा था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके दरबार में कौन आया था? तो टॉमस मुनरो इनके दरबार में आए थे। कौन? टॉमस मुनरो इसके दरबार में, ये अंग्रेज यात्री था, 1615 में आया था। पत्नी की बात करें, नूरजहां और मेहरुन्निसा की पत्नी का नाम है। और न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और जो है सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन, तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन जो करने वाला राज्य भारत में, वो उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि पारा या फिर मरकरी का जो है अयस्क क्या है, तो इसके अयस्क का नाम है सिनेबार। सिनेबार पारा और मरकरी का अयस्क है। अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। क्या है? कार्नोटाइट। आपसे पूछे किसका अयस्क है, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, कार्नोटाइट। सीसा का अयस्क आपसे पूछ ले क्या है, तो सीसा का अयस्क है गैलेना। गैलेना ये सीसा का अयस्क है। चांदी का अयस्क पूछ ले आपसे क्या है, तो चांदी का अयस्क हार्न सिल्वर है। चांदी का अयस्क क्या है? हार्न सिल्वर है चांदी का अयस्क। अगर आपसे पूछे कि तांबा का क्या अयस्क है, तांबा का, तो तांबा का अयस्क है कॉपर पायराइट। तांबा का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बॉक्साइट का अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम है बॉक्साइट का अयस्क। और सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। पारा या फिर मरकरी का उत्पादन सिनेबार, तो सिनेबार, पारा और मरकरी का जो अयस्क है यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। और सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना। चांदी का अयस्क है हार्न सिल्वर। और तांबा का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। ठीक, दामोदर की सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है, दामोदर सहायक नदी है, इस तरह से रहना चाहिए। तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी। और हुगली नदी किसकी वितरिका है, ये पूछे तो हुगली नदी किसकी वितरिका है?
तो ये गंगा की वितरिका है, गंगा नदी से ये अलग होती है, तो इसे इनको गंगा की वितरिका कहेंगे। और ये कहाँ पे अलग होती है ये भी पूछा जाता है, तो ये कोलकाता में गंगा से अलग हो जाती है। हुगली नदी कोलकाता में गंगा का साथ छोड़ देती है, और ये कोलकाता आपसे पूछे किस शहर के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भी वो क्या बोलते हैं, कोलकाता जो है वो भी वो क्या हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अब आपकी बात करते हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी जो है वो दामोदर नदी की बात करें, इसका उद्गम तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए। तो दामोदर नदी का उद्गम आप लोग बताइए कहाँ पे हुआ है, तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और ये दामोदर नदी जो है कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ये कौन कौन सी नदी है भ्रंश घाटी में, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। और इसमें कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे मुख्य बांध जो है, जैसे आपसे पूछे कि पंचेत बांध किस नदी पे बना हुआ है, पंचेत बांध किस नदी पे बना हुआ है, या फिर आपसे पूछे कि दुर्गा बैराज बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो दुर्गा बैराज बांध भी दामोदर नदी पे बना हुआ है। आपसे पूछे कि हुगली नदी की वितरिका गंगा, ये सभी बताएं। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो है कोलकाता, ये फिर कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि यहाँ पे दामोदर सहायक नदी है किसकी, तो दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है, किसकी, हुगली की। और हुगली किसकी वितरिका है, तो ये गंगा नदी से अलग होती है, यानी कि गंगा की वितरिका है, और ये हुगली नदी से अलग होती है कोलकाता में। कोलकाता को हुगली नदी किनारे बसा हुआ माना जाता है, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। दामोदर नदी की बात करें, उद्गम छोटा नागपुर पठार से। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और ये प्रवाहित कहाँ पे होता है, दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है। कुछ बांध बने हुए जैसे पांचेत बांध हो गया, दुर्गा बैराज बांध हो गया, ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये हुगली नदी पे, दामोदर नदी पे बना हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी के दिन। क्यों 28 फरवरी के दिन, कि इस दिन क्या हुआ था, सीवी रमन ने क्या हुआ था, सीवी रमन ने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज कर दिए थे। क्या कर दिए थे, रमन प्रभाव की खोज किए थे। किसने, कौन किया था, सीवी रमन किए थे। ठीक, तो इसीलिए इनके लिए इन्हें नोबेल भी दिया गया था। इसके लिए उन्हें नोबेल, रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। और ये डेट पूछा जाता है कब नोबेल दिया गया, 1930 में। और किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, तो ये भौतिकी क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कुछ डेट के बारे में, जैसे विश्व कैंसर दिवस आपसे पूछ ले कि कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। और मातृभाषा दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो मातृभाषा दिवस वो 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं, उत्पाद शुल्क दिवस आपसे पूछ ले कब मनाते हैं, तो ये 24 फरवरी के दिन मनाते हैं उत्पाद शुल्क दिवस। तो एक बार रिवीजन करेंगे सभी का। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन, सीवी रमन ने इस दिन क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल 1930 में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है। लौंग क्या है, तो लौंग एक सूखे फूल है, क्या है, सूखे फूल का एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सूखे फूल, तो लौंग क्या है, तो सीधे से आप बता सकते हैं फूल है या फिर सूखे फूल है। और दांत के दर्द के मतलब दूर करने के लिए, दांत के दर्द को दूर करने के लिए एक चीज का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है, यूजेनॉल, यूजेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और ये यूजेनॉल आपसे पूछ ले कि किससे बनता है, तो यूजेनॉल किससे बनाया जाता है, तो इस प्रश्न को बताने का पर्पज यही था। तो ये लौंग के तेल से बनाया जाता है, किसके, लौंग के तेल से बनाया जाता है, क्या, यूजेनॉल। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। लौंग क्या है, तो लौंग सूखे फूल हैं। और बात करते हैं दांत के दर्द को दूर करने के लिए यूजेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ये यूजेनॉल बनता कैसे, तो लौंग के तेल से बनता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक उसका नाम है। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कैसे हुई? तो देखिए, सबसे पहले बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। इससे पहले था बैंक ऑफ कोलकाता, तो यहाँ पे सब लिखेंगे बैंक ऑफ कोलकाता। और फिर बैंक ऑफ मद्रास था। ये तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया। इन तीनों बैंकों को क्या किया गया? आपस में मिलाया गया। तो सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1940 में, और बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी 1806 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1943 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। और इन तीनों बैंकों को मिला करके क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक इन तीनों बैंकों को नाम संयुक्त रूप से बनाया गया था। और ये बनाया गया था कब? 1921 में। ये कब बनाया गया था? 1921 में। और इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस इंपीरियल बैंक का आगे चल के राष्ट्रीयकरण किया गया था, और वो किया गया 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया। और फिर जाकर के इसका नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम हो गया भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो गया? इसका नया नाम भारतीय स्टेट बैंक पड़ा, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SBI बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में SBI बोलते हैं। और भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे कहाँ पे है? मुंबई में है। और आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान समय में हेड है उनका क्या नाम है? उनका नाम है दिनेश खारा। क्या है? दिनेश खारा इसके वर्तमान हेड है। तो इतनी चीजें आप लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बात करते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, 1940 में होती है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, 1806 में हुई थी बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना, बैंक ऑफ कोलकाता, और 1943 में जो है वो हुए थे बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। ठीक, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना। इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया था 1921 में, और इसका नाम दे दिया गया कौन सा? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 में। फिर जाके इसको नाम दिया गया, इसका नाम हो गया भारतीय स्टेट बैंक SBI। और इसके पहले इसको जो हेड है वो हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय हेड कौन है? दिनेश खारा जी हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दांत के चिकित्सक जो है दांतों को देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे अवतल दर्पण का, अगर आपसे पूछे कि आंख के जांच के लिए डॉक्टर क्या उपयोग करता है, और नाक के जांच के लिए, कान के जांच के लिए, गले के जांच के लिए, तो इन सभी के जांच के लिए ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? सोलर कुकर में कौन से दर्पण? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और गाड़ियों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, जो गाड़ियों में, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। किसमें? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त आंख के जांच के लिए, नाक के जांच के लिए, कान, गले कुछ भी हो जाए तो उसके जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए भी सोलर से। अब बात करते हैं सोलर कुकर में कौन से? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और पीछे का दृश्य जो देखने के लिए वाहनों में या फिर गाड़ी में, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सभी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, मुद्रा राक्षस के लेखक है। ठीक, अगला प्रश्न की हिस्टोरिका के लेखक
यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पुस्तक और उसके लेखक। जैसे हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब तहकीक ए हिंद किसने लिख दिया, तहकीक ए हिंद आपसे पूछ ले कि किसने लिखा था, तो तहकीक हिंद अल-बरूनी ने लिखा। किसने, अल-बरूनी ने लिखा। तहकीक ए हिंद अल-बरूनी ने लिखा था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद आपसे पूछ ले किसने लिखा, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा, तो इसे लिखा थे जयदेव ने। गीत गोविंद किसने लिखा, जयदेव ने। और बात करते हैं कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखा, कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखा, तो इसे लिखे थे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखा था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। और बात करते हैं तहकीक हिंद की रचना किसने की, अल-बरूनी ने किया। तहकीक हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को ही कहा जाता है इतिहास का पिता। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक, कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है, कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पे है, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध। और कहाँ पे, ये अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछे कि किस देश में स्थित है, तो ये बोत्सवाना देश में स्थित है, बोत्सवाना देश में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, सहारा मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सहारा मरुस्थल की बात करें, इसमें बद्दू जनजाति एक होती है, बद्दू जनजाति। तो बद्दू जनजाति क्या करती है, इसमें निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति आपसे पूछे, बद्दू जनजाति। ओ क्या बोलते हैं, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति। जबकि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर बात करते हैं ये सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी आपसे पूछ ले कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। और बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और गोबी मरुस्थल पूछ ले आपसे अगर, गोबी मरुस्थल कहाँ पे, तो ऐसे तो नाम मिल जाएगा आपको मंगोलिया में, लेकिन मंगोलिया में केवल ये नहीं है, मंगोलिया और प्लस चीन के बॉर्डर पे स्थित है। तो ये दोनों चीजें दोनों में देशों में विस्तार है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ये अफ्रीका में स्थित मरुस्थल है। कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि किस देश में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, तो ये बोत्सवाना, अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित है। बात करते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में, तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और बात करते हैं बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक, बात करते हैं ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया झील आपसे कहाँ पे है, तो ये हो जाता है आपके अफ्रीका में। कहाँ पे, ये अफ्रीका में होता है। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल कहाँ पे है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये आपके, ये भी अफ्रीका में है लेकिन साउथ साइड में। बात करते हैं गोबी मरुस्थल की, लगभग बीच में पड़ता है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन के दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र था तक्षशिला विद्यालय था। और ये तक्षशिला विद्यालय के बारे में ध्यान रखेंगे, ये विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इस विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विद्यालय में एक शिक्षक थे जिसको जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शिक्षक के पद पे थे चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ये शिक्षक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और ये तक्षशिला विद्यालय में ये पहले शिक्षक थे। और बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश की तो सबसे पहले यही पूछा जाता है जानकारी कहाँ से मिली मौर्य वंश के बारे में, तो इसकी जानकारी मिली विष्णु पुराण से। किसकी जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से। और बात करते हैं
मौर्य के वंश के बारे में, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे इनके चाणक्य यानी कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का मौर्य काल का महान शासक कौन था, महान शासक कौन था, तो यहाँ पे महान शासक आता है अशोक। अशोक जो था वो मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक था। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ था मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, बृहद्रथ था। और मौर्य वंश के समय में जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? तो मौर्य वंश के समय में पद्म नामक मुद्रा चलती थी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो तक्षशिला है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र। और विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है। बात करें सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी यही है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी यही है। अगर आपसे पूछे कि इसमें शिक्षक के पद पे चाणक्य थे। और मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। और बात करते हैं यहाँ पे महान शासक कौन है मौर्य वंश के? अशोक हैं। और अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ हैं। ठीक, तो और मुद्रा क्या थी मौर्य वंश में? पद्म थी। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके बताइए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ये पूछे या फिर पूछे गहरी झील, तो बैकाल झील है, जो कि कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। रूस में बैकाल झील स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो बैकाल झील है इस पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है, तो रूस में स्थित है, ये आप जानते हैं। लेकिन रूस में भी कहाँ पे? तो ये एक दरार घाटी या फिर बरार घाटी है, बरार घाटी, वहीं पे ये स्थित है। और ये कहाँ पे? रूस में स्थित है। ठीक, तो ये अगला बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झील पूछ ले आपसे, कौन सा जो पूछा जाता है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर है, विश्व का सबसे बड़ा झील। और टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है? टीटीकाका झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो ये पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी विशेषता क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बालकस झील आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है? बालकस झील ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में स्थित है बालकस झील। तो इतनी झील तो बहुत होगी, आप लोग इसे याद रखेंगे। विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, विश्व की सबसे प्राचीनतम गहरी झील, रूस में स्थित है। और ये स्थित कहाँ पे? तो ये बरार घाटी में स्थित है, बरार घाटी रूस में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। और टीटीकाका झील और पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है टीटीकाका झील, और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और ऊंचा झील कौन सा? नौकागम्य झील। इसकी मतलब विशेषता है कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। ठीक, अब बात करते हैं बालकस झील कहाँ पे स्थित है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है बालकस झील। वो क्या बोलते हैं, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को सबसे पहले मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। और मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये भी आप लोग बताएंगे। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी आपकी किरण बेदी। किरण बेदी मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैक्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल। एशिया का आपसे पूछे कि नोबेल किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। और ये जो एशिया का नोबेल यानी कि मैक्सेस पुरस्कार है, किसके नाम पर दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस
फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1958 से हुई थी और ये प्रदान जो है कहाँ से किया जाता है, वो फिलीपींस मनीला से ही दिया जाता है। मनीला की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। यहां से दिया जाता है रामन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहली भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे को सबसे पहले रामन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और रामन मैग्सेसे पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो किरण बेदी थी रामन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। और रामन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और ये किसके नाम पर दिया जाता है, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और बात करते हैं, इनका नाम रामन मैग्सेसे था। और बात करते हैं 1958 में इसे दिया जाने प्रारंभ हुआ और प्रदान मनीला फिलीपींस से किया जाता है। ठीक, 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है, तो किर्गिस्तान को कहा जाता है। 40 कबीलों का देश। और विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, विश्व में आपसे पूछ ले चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो विश्व में चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा। अगर आपसे पूछे कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके थाईलैंड को। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और श्वेत नगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, श्वेत नगर, तो ये कहा जाता है बेलग्रेड को। बेलग्रेड को श्वेत नगर कहा जाता है। ये कहाँ पे, सर्बिया में स्थित है। कहाँ पे, सर्बिया का शहर है। और बात करते हैं पोप का शहर किसे कहा जाता है, पोप का शहर किसे कहा जाता है, तो पोप का शहर रोम की राजधानी इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है। तो देख लेते हैं 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को, और चीनी का, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। श्वेत नगर किसे कहा जाता है, बेलग्रेड जो कि सर्बिया में स्थित है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। और पोप का शहर किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और अगर आपसे पूछे कि मर्केली पैमाने से क्या मापा जाता है, मर्केली पैमाने से क्या मापा जाता है, तो इससे भी भूकंप की तीव्रता ही मापी जाती है। अगर आपसे पूछे कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो जो भूकंप का अध्ययन है उसमें सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को। अगर आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की जो औसत गति होती है वो कितना होती है, जो भूकंप तरंगों की जो औसत गति माना गया है, कितना माना गया है, 8 मीटर प्रति सेकंड माना गया है। ठीक, और जो समुद्रों में सुनामी आते हैं, जो समुद्रों में सुनामी का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, तो जो समुद्रों के अंदर प्लेटों में जो भूकंप होते हैं उनके कारण होता है, भूकंप के कारण होता है, प्लेटों में भूकंप के कारण होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे भूकंप मूल किसे कहते हैं। देखिए भूकंप मूल आपसे पूछ ले, ये शब्दावली है जो कि भूकंप से संबंधित है। तो भूकंप मूल जहां से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं भूकंप मूल। अगर आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो ये जहां पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव हो, उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। मर्केली पैमाने से भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। और भूकंप तरंगों की जो औसत गति है 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सुनामी का कारण क्या होता है, प्लेटों में भूकंपीय तरंगों की
कारण सरकाव होता है, प्लेटों में सरकाव। बात करते हैं भूकंप का मूल जहाँ होता है वो भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप अधिकेंद्र जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप को अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। और एडन नहर किस नदी से निकाला गया? तो देखिए एडन जो नहर है वो दामोदर नदी से निकाला गया है, दामोदर नदी से। और दामोदर नदी के बारे में हमने बताया है, ये प्रवाह किस में होती है? ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। किस घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में दामोदर नदी बहती है। और आपसे पूछे कि दामोदर जो है वो सहायक है किसकी? दामोदर जो है सहायक नदी है ये गंगा की। सहायक नदी है किसकी? गंगा की। और गंगा नदी की वितरिका कौन सी नदी है? तो गंगा नदी के जो वितरिका है वो है आपकी हुगली नदी। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जबकि दामोदर की, अब ये पूछेगा दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर पठार से हुआ है, दामोदर नदी का उद्गम। और भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ये छोटा नागपुर पठार को या फिर दामोदर नदी घाट को कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी घाट या फिर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि जो एडन नहर किस नदी से निकाला गया? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकाला गया। दामोदर नदी प्रवाह यहाँ पे होती है, अपने भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी सहायक नदी है गंगा की, और गंगा की वितरिका कौन सी नदी है? हुगली नदी है। और गंगा नदी का जो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से होता है, वो क्या बोलते हैं, जो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। और बात करते हैं भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को या फिर दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। दोनों बात एक ही है क्योंकि क्षेत्र एक ही है। भारत का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यूपी में जीआई टैग किस किस को दिया गया है? तो देखिए यूपी में जो जीआई टैग देने की बात है तो इसे बनारसी जो है, बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया था, बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया था, और हाथरस हींग को दिया गया था, हाथरस हींग को दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। वहीं आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित नेशनल पार्क है। और वहीं आपसे पूछे कि फूलों की घाटी किसे कहते हैं? वो छोड़िए, आप लोग बताइए वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किन किन चीजों को जीआई टैग दिया गया? तो दो चीजें आप लोग मुख्य रूप से, वो बनारसी लंगड़ा आम को दिया गया है और हाथरस हींग को दिया गया है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। और बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है, और वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है ये बिहार में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे? बिहार में। सिगरेट के धुएं का प्रदूषक कौन सा होता है? सिगरेट के धुएं में प्रदूषक का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में, क्योंकि नाम सेम है लेकिन आपसे पूछे अम्ल वर्षा में क्या होता है, तो इसमें होता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होता है। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से प्रदूषक पदार्थ कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है सिगरेट के धुएं में। अम्ल वर्षा के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका होता है अम्ल वर्षा का, अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होता है। ठीक, 2001 से लेकर 2011 तक की जनगणना वृद्धि कितनी हुई थी? तो 2001 से लेकर 2011 तक 17.7% बढ़ी है, 17.7% बढ़ी है। भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपके किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे कम जनसंख्या। अब आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है भारत में? तो सबसे कम जनसंख्या भारत में सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है भारत में कम जनसंख्या। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो अपना भारत है। और आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश विश्व में मिल जाएगा, तो वेटिकन सिटी है। कौन? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या है। और आपसे पूछे कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। आपसे पूछे कि 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% है। और बात करते हैं भारत में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो सिक्किम में रहती है। ठीक, और बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए, इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ था उससे जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और बात करते हैं अब इलाहाबाद के जो अशोक स्तंभ है, तो अशोक स्तंभ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अशोक जो स्तंभ है उसके बारे में देखते हैं। तो जो अशोक स्तंभ है उसके जो शीर्ष भाग है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का। राष्ट्रीय प्रतीक आपसे पूछे तो जो अशोक स्तंभ है उसका शीर्ष भाग हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अशोक के जो स्तंभ थे उसमें सबसे लंबा स्तंभ कौन सा था, ये भी पूछा जाता है कि अशोक के जो स्तंभ थे उसमें सबसे लंबा स्तंभ कौन सा था? तो उसमें 7वां जो स्तंभ था वो सबसे लंबा था। 7वां वाला जो स्तंभ था वो 7वां सबसे लंबा था। और आपसे पूछे कि जो विजय स्तंभ था, विजय स्तंभ, ये बात करें कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि महरौली का स्तंभ कहाँ पे है? महरौली का स्तंभ ये कहाँ पे है? तो महरौली का जो स्तंभ है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और ये महरौली का जो स्तंभ है ये जंग रहित स्तंभ है। जंग रहित यानी कि ये जंग रहित है। तो देखिए, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है, तो उससे जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। और बात करते हैं अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वो क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है उसमें से कौन सा स्तंभ सबसे लंबा था? 7वां वाला। और विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में। इसकी लोकेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। और महरौली का जो स्तंभ है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और ये जंग रहित स्तंभ है। आसियान का स्थापना कब हुई थी? तो आसियान का जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी आसियान का स्थापना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आपसे पूछे कि वो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में वर्तमान समय में सदस्य देश हैं 11। और पूछा जाता है कि इसका नवीनतम सदस्य कौन है? तो तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम सदस्य है। कौन सा? तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम सदस्य है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम सदस्य, ठीक, आसियान का। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि क्या आसियान का सदस्य भारत है, तो भारत के बारे में ध्यान रखेंगे कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वहीं पे बात करते हैं दक्षेस, क्योंकि ये भी एक संगठन है दक्षेस। और दक्षेस को क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। सार्क कहते हैं दक्षेस को। और बात करते हैं यहाँ पे सार्क के बारे में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है दक्षेस का।
और इसका जो स्थापना की बात करें, अगर आपसे पूछे कि डचेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना। और डचेस में आपसे पूछे कि सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें 8 देश शामिल हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे। आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, जकार्ता में स्थित है। और सदस्य कितने इसमें, 11 और नवीनतम सदस्य कौन है, तिमोर लेस्टे इसका नवीनतम सदस्य है और इसका भारत सदस्य नहीं है। डचेस के बारे में बात करें, सार्क के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और स्थापना 1985 में हुआ था। कब, इसका स्थापना 1985 में हुआ था और ये ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य कितने इसमें, 8 सदस्य देश है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत के मुहरों पे मिलता है। तो देखिए, जो हड़प्पा संस्कृत पे मुहरों पे जो पशुओं का चित्र मिलता है उसमें कई पशु थे। जैसे थे उसमें बैल थे, बैल भी आप लोग याद रखेंगे। हाथी था, हाथी थे, बैल थे, भेड़ थे, हाथी थे, बैल थे, भेड़ थे, कुबड़ वाला सांड था, कुबड़ वाला सांड, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक गैंडा भी था और भैंसा भी था, भैंस जिसे बोलते हैं। और एक श्रृंगी जो था, एक श्रृंगी पशु जो भी था, एक श्रृंगी पशु। तो इन चीजों का वहां पे चित्र मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूछा जाता है कि किस चीज का चित्र नहीं मिलता, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि वो ऑप्शन बनाता है इसी तरह से कि आप लोग कंफ्यूज हैं। तो इसमें घोड़ा का चित्र नहीं था। हड़प्पा संस्कृत में जो मोहरे थे उसमें घोड़ा का चित्र नहीं था, तो ये एक अपवाद है। तो ये पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। और आपसे पूछे कि तांबे की मुहर की बात करें, ये कहाँ से मिलती है। तांबे की मुहर है, ये कहाँ से प्राप्त होती है। तो तांबे की जो मुहर है ये लोथल से भी मिलता है। तांबे की मुहर लोथल से और देसलपुर से भी मिलता है। देसलपुर और जो लोथल है, यहाँ से तांबे की मुहर प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मुहर कहाँ से प्राप्त हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिली, तो सर्वाधिक मुहर जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से मिला था सर्वाधिक मुहर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबका। आपसे पूछे कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे मिलता है। तो अगर छांटना रहेगा तो आप तभी तो छांटेंगे जब ये देखेंगे, जानेंगे कि किनका मिलता है, तब तो बताएंगे किनका नहीं मिलता। तो हाथी का मिलता है यहाँ पे चित्र, भेड़ का मिलता है, कुबड़ वाले सांड का मिलता है, और बात करते हैं गैंडा का मिलता है, भैंस का मिलता है, एक श्रृंगी पशु का मिलता है। और लेकिन यहाँ से घोड़े का चित्र नहीं मिलता है। तांबे की मुहर की बात करें तो ये लोथल से और देसलपुर से इसका चित्र मिलता है। और सर्वाधिक मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। बात करते हैं भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, अभी हमने बताया कि इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। और बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे स्पेस सिटी भी कहा जाता है। स्पेस, भारत का स्पेस सिटी या फिर अंतरिक्ष शहर भी इसे कहा जाता है। और सिलिकॉन क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने बताया है इसको, सिलिकॉन क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। और वहीं आपसे बात करें सौर सेल, तो सौर सेल के बारे में बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है, यानी कि ये बनता किससे है। तो सौर सेल में 2 चीजों का उपयोग करता है। तो एक तो आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, और प्लस गैलियम का भी उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और गैलियम का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। और बात करते हैं सिलिकॉन प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन कहाँ से आखिर प्राप्त होता है, तो सिलिकॉन जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त होता है। कहाँ पे, बेसाल्ट सेल से प्राप्त होता है सिलिकॉन। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। इसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। बेंगलुरु को क्या कहते हैं, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या फिर स्पेस सिटी कहते हैं। बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में, आप लोग बताएंगे क्या होता है सौर सेल, इसका निर्माण कैसे होता है। इसमें सिलिकॉन और गैलियम दोनों चीजों का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन प्राप्त कहाँ से होता है, भारत में बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त होता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो इस समय मल्ल का शासन चल रहा था। तो मल्ल के गणतंत्र में हुआ था बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है।
तो अगर आपसे पूछे कि बुद्ध का जन्म बताइए बुद्ध महापरिनिर्वाण के बारे में, तो ये मृत्यु इंडिकेट करता है महापरिनिर्वाण के बारे में। तो देखिए बुद्ध का जन्म आपसे पूछ ले कि कब हुआ था, तो बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, और ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं बुद्ध के बारे में, तो मूल नाम क्या था बुद्ध का? तो बुद्ध का जो मूल नाम था सिद्धार्थ था। बुद्ध का मूल नाम या फिर बचपन का नाम भी आप कह सकते हैं सिद्धार्थ था। और इनकी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक। और बात करते हैं बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाता है महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को कहते हैं। और बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्ति की बात है वो कहाँ पे हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और बात करते हैं बोधि वृक्ष को आगे चल के किसने कटवाया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी चल के आगे शशांक ने कटवा दिया था। किसने? शशांक ने कटवाया था। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में, तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे चल के ये बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। ठीक। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में यूपी में हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसे? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। और बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में, तो इनका जन्मदिन होता है कब? 29 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है। और इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस इसी दिन हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। इन्हीं के जन्मदिन के दिवस मनाते हैं। ठीक। और बात करते हैं जो मेजर ध्यानचंद थे इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। क्या? इनकी आत्मकथा का नाम गोल है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का प्रयोग किससे? क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि बुली शब्द का प्रयोग शब्द ये किससे संबंधित है? ये सभी के सभी हॉकी से संबंधित शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि आपसे पूछे कि आगा खा कप किससे संबंधित है? आगा खा कप किससे संबंधित है? या फिर आपसे पूछे कि बेटन कप किससे संबंधित है? आगा खा कप या बेटन कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी में आपसे पूछ ले कि खिलाड़ी कितने होते हैं? तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को इनका जन्मदिन होता है 21 अगस्त को। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध बुली नामक शब्द का संबंध हॉकी से। आगा खा कप और बेटन कप संबंधित किससे? हॉकी से। हॉकी में 11 प्लेयर प्रति टीम। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। कौन है? गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ के संस्थापक। और गुरु गोविंद सिंह के सिखों के किस नंबर के गुरु थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अंतिम गुरु। इसके बाद सिखों में कोई गुरु नहीं हुए। ठीक। और इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना है ये कब किए थे? तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और बात करते हैं अर्जुन देव के बारे में। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी इनकी हत्या। जहांगीर ने इनकी हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने खुसरो की मदद की थी और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? आदि ग्रंथ की। आपसे पूछे कि रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। और आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर के बारे में आप लोग बताएंगे। तो इनकी बात करें, ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या कौन करवाया था? इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसकी? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाया था। और क्यों करवाया था? क्योंकि ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत आपसे पूछ ले, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अंगद देव ने। किसने शुरू किया था? अंगद
देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी और इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का क्या नाम था? लहना था। और गुरु अंगद देव सिखों के किस नंबर के गुरु थे? ये दूसरे नंबर के गुरु थे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आपसे पूछे खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद थे। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ के संस्थापक। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे और सिखों के अंतिम गुरु थे। बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने 1699 में की है और गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, इनकी हत्या किसने करवाई? इनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। क्यों? आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की और खुसरो की मदद करने के लिए इन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? अंगद देव ने की और इनका बचपन का नाम लहना और सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुल्तान गुलाम शासक कौन था? तो नादिर शाह जब आक्रमण किया था तो इस समय गुलाम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था इस समय गुलाम शासक। और ये कब किया था? तो 1739 में इसका आक्रमण हुआ था, 1739 में। और नादिर शाह अब्दाली भारत से क्या लूट करके ले गया? तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। भारत से कोहिनूर हीरा लेके गया था। क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा, जिसे गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और मयूर सिंहासन भी लेके गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये लेके गया था। ठीक। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? तो ये पूछा जाता है। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसे ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक। और अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया? अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया था और इसे रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। 1720 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1720 में। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आगे पूछे नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक। नादिर शाह का जो आक्रमण था 1739 में हुआ था और ये कहाँ का क्या लूट के ले गया? भारत से कोहिनूर हीरा लूट के ले गया और मयूर सिंहासन लूट के ले गया। ठीक। दो चीजें लूट के ले गया था। अब इसे क्या कहा जाता है? इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करा। इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है 1720 में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 में कहा गया है और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो उनका कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष तक होता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। उसके बाद रिटायर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्ते कहाँ दिए जाते हैं? तो केंद्र के संचित निधि से इनके वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया, केंद्र के संचित निधि से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 2,80,000 रुपये। कितना होता है? 2,80,000 रुपये इनका वेतन होता है। और जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये उनका वेतन होता है। और बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश त्यागपत्र किसे देता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में कहा गया? 124 में कहा गया। 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में वो संचित निधि से दिया जाता है। और बात करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पे न्यायाधीश के बारे में बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना है? तो 2,80,000 रुपये है और न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1813 में आया था। इसके द्वारा जो कंपनी का एकाधिकार है
समाप्त हुआ। लेकिन ये एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये चाय और चीन के साथ क्या था, व्यापार चलता रहा। चाय और चीन के साथ क्या हुआ, व्यापार क्या हुआ, जारी रहा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चाय और चीन के साथ व्यापार जारी रहा। और इस व्यापार को जो है पूर्ण रूप से समाप्त किया कौन, पूर्ण रूप से समाप्त कौन किया था, तो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसके तहत और क्या चीज काम किया गया, भारत के गवर्नर जनरल बने कौन, विलियम बेंटिंग। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, विलियम बेंटिंग। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल बने थे और भारतीयों को कंपनी में नौकरी पाने का अवसर मिलने लगा। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ। लेकिन 1813 के चाय और चीन के साथ व्यापार क्या रहा, जारी रहा। अब बात करते हैं पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके तहत ही भारत के पहले गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंग बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग किस आर्टिकल में लिया गया है, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में है। कितने है, आर्टिकल 61 में है। और महाभियोग ये राष्ट्रपति पे ये लिया कहाँ से गया है, ये कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में है। और राष्ट्रपति का एक पद, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, तो 52 में है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आर्टिकल 54 में होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है, ये 56, आर्टिकल 56 में है, ये 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पे महाभियोग कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, महाभियोग के कितने दिन पहले, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि जो बोरिया बिस्तर वगैरह है सब बांध लीजिए और आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। और महाभियोग आर्टिकल नंबर कितने में है, आर्टिकल 61 में है। और क्षमादान राष्ट्रपति और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, अब बात करते हैं जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। और निर्वाचन कितने में, अनुच्छेद 54 में। कार्यकाल 56 में है, 6 वर्ष का होता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, आर्टिकल नंबर 60 में कहा गया। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और भारत की ये किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, 8586 मीटर। अगला बात है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछ ले कौन है, तो भारत का सर्वोच्च शिखर K2 है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, गार्डविन ऑस्टिन। ये भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, क्या है, गार्डविन ऑस्टिन। ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है और ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हिमालय का सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की ऊंची चोटी, तो इसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है। आप लोग जानते होंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और स्थित कहाँ पे है, ये स्थिति की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। और नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल के लोग इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। धूपगढ़ ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपके वहाँ की क्या बोलते हैं, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, क्या, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक,
तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी, और ये सिक्किम में स्थित है। 8,885 मीटर इसकी ऊंचाई। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? K2 गार्डविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, स्थित कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल के लोग इसे सागर माता कहते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। धूपगढ़ की सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा संघीय राज्य है उसका नाम है लद्दाख, और ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और लद्दाख के बारे में जैसे कुछ चीजें आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि जो भारत का उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक। और वो भी कहाँ पे स्थित है? वो भी लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि लोसर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लोसर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव भी कहाँ पे? ये लद्दाख में मनाया जाने वाला उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भी आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो वो भी लद्दाख में स्थित है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा है? लद्दाख है। 31 अक्टूबर 2019 को निर्माण हुआ। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। लोसर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। उत्तरी बिंदु भारत का जो इंदिरा कॉल है ये भी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होता है। कहाँ पे? लेह में होता है। और ये भी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मासिन राम मेघालय में होता है। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, सर्वाधिक जो वर्षा कराने वाला जो मानसून है वो कौन सा है? तो मानसून जो है सर्वाधिक वर्षा कराने वाला वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो केरल के मालाबार तट पे होती है। कहाँ पे? मालाबार तट पे केरल पे होती है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो लौटता मानसून किसे कहा जाता है? लौटता जो मानसून होता है वो उत्तर पूर्व मानसून होता है। कौन सा? उत्तर पूर्व मानसून होता है। और लौटते हुए मानसून से जो वर्षा कराने वाला स्थान है वो आपके होता है कोरोमंडल तट पे। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे। यहाँ पे खूब बारिश होती है कोरोमंडल तट पे। और पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है सर्दियों में वर्षा का कारण। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। रिवीजन करते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है, लद्दाख में स्थित है, सबसे कम वर्षा होती है। और भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पे स्थित है? मासिन राम मेघालय में स्थित होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा मानसून सर्वाधिक वर्षा कराता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा कराता है। और इसके तहत इससे होती है केरल के मालाबार तट पे वर्षा। और लौटते हुए मानसून की बात करें, उत्तर पूर्व मानसून को कहते हैं लौटते हुए मानसून। और इससे वर्षा कहाँ पे होती है? इसे कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग था जिसने बंगाल के विभाजन को रद्द करा था, ठीक। और बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, पूरा नाम याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था जिसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। और बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन के बारे में सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी घोषणा कब हुई थी बंगाल विभाजन की? तो 20 जुलाई
1905 को हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय कर्जन का समय था, कर्जन के समय में हुआ था। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन कब चला था? ये चला था 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। और लोगों ने मतलब बंटवारा ना हो इस वजह से लोगों ने एक दूसरे को रक्षाबंधन भी बांधे, रक्षाबंधन भी एक दूसरे को लोग बांधे। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं बंगाल के विभाजन को निरस्त किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसके विरोध में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया था? 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और गवर्नर जनरल इस समय कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और लोग जो है एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधे थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जूते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई थी? तो कालीबंगा से हुई थी जूते हुए खेत की खोज, कालीबंगा से। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी, काली रंग की चूड़ी अर्थ होता है कालीबंगा का। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ी। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिली थी? नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिली थी? तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था नक्काशीदार ईंट। और युग्म समाधि आपसे पूछ ले कि कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो युग्म समाधि एक तो लोथल से भी मिला था और प्लस कालीबंगा, ये दोनों जगह से वो क्या बोलते हैं युग्म समाधि मिली थी। ठीक, और आपसे पूछे कि 100 को जलाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? 100 को जलाने का साक्ष्य या फिर विशाल अन्नागार आपसे पूछ ले, विशाल अन्नागार आपसे पूछ ले, विशाल अन्नागार का आपसे पूछ ले, और विशाल स्नानागार आपसे पूछ ले। विशाल स्नानागार पूछ ले और नर्तकी की मूर्ति पूछ ले। तो ये सारे के सारे कहाँ से मिले थे? ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे रफीक जकारिया। इसके लेखक कौन थे? रफीक जकारिया इसके लेखक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है इसके लेखक? रफीक जकारिया इसके लेखक हैं। और बात करते हैं रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। सत्य के साथ माई प्रयोग, मेरा प्रयोग, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आप कह सकते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन? मेगास्थनीज है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक। और गोल्डन गेट की पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ हैं गोल्डन गेट नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए ऊपर वाले का रिवीजन छूट गया। जूते हुए खेत की खोज कहाँ पे हुई थी? कालीबंगा से हुई थी। जूते वाले खेत की खोज अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी इसका अर्थ होता है। नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। युगल समाधि या फिर युग्म समाधि यानी कि जोड़ा कहाँ से मिला था सबों का? तो वो कालीबंगा या और लोथल से मिला था। ठीक, और 100 को जलाने का साक्ष्य या फिर विशाल अन्नागार का साक्ष्य, विशाल स्नानागार का साक्ष्य या फिर विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति, ये सारे के सारे कहाँ से मिले थे? ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। वो मतलब दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हैं। कौन? रफीक जकारिया। और रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लूटो। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। और इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।